हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है, हर चीज़ महंगा महंगाता हो जा रहा है। महंगा महंगा तो भारत का आम आदमी कितना कमजोर होगा, उसकी खरीदने की शक्ति पर क्या असर पड़ने वाला है। $1 की कीमत 86 रुपए 61 पैसे हो गई है। बहुत सारे मीम बन रहे हैं, प्रधानमंत्री अब चुप हो गए हैं, तब तो खूब बोला करते थे। लेकिन इसका जिक्र भी तो आना चाहिए कि आम आदमी, मिडिल क्लास क्यों चुप है। क्या वो अपनी हालत नहीं देख रहा? उसकी हालत में जो गिरावट आ रही है नहीं समझ पा रहा? क्या उसे पता चल रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी कमाई क्यों नहीं बढ़ रही है? रिजर्व बैंक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है उपभोग बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन बता नहीं रहा कैसे बढ़ाना है। पैसा है किसके पास? क्या जितना पैसा है आम आदमी के पास, उससे वह खरीदने पर लुटा सकता है? इन्हीं सवालों पर सोचते हुए हमें इस भीड़ का ध्यान आया, जिसका वीडियो इसी महीने मैंने दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में रिकॉर्ड किया। इस पतली सी गली में आप ही देखिए कितने लोग हैं। क्या इतनी भीड़ आप किसी मॉल में देखते हैं? कभी कभार को छोड़ दीजिए तो आमतौर पर मॉल खाली ही नजर आते हैं। कभी आपने सोचा कि सरोजनी नगर, गांधी विहार, सदर बाजार जैसे बाजारों में आने वाली ये जो भीड़ है, उसकी आर्थिक क्षमता क्या है? इनमें से कई लोग हैं जो सपना मॉल में जाकर देखते हैं, मगर पूरा करते हैं फुटपाथ पर। फुटपाथ पर बिकने वाली इन्हीं चीजों के सहारे वे उपभोक्ता होने का सुख प्राप्त करते हैं। जरूरत और शौक की तमाम चीजें उन्हें यहाँ कम दामों में मिल जाती हैं। इनके ही जीवन का भरोसा नहीं, तो इन्होंने भी खरीदी गई सस्ती चीजों के सदा चलने की उम्मीद अब छोड़ दी है। इनकी उम्मीद बस इतनी है कि कोई चीज एक सीजन भर चल जाए, बहुत है। डॉलर मजबूत होता जा रहा है। भारत की मुद्रा एशिया की मुद्राओं में सबसे खराब हालत में है। 2021 और 2022 के साल में भी भारत का रुपया एशिया की मुद्राओं में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला था। इन दिनों एक तर्क दिया जा रहा है कि पाउंड भी तो डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, लेकिन भारत के रुपए के कमजोर होने का सही जवाब नहीं लगता, क्योंकि दिसंबर से लेकर अब तक भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 2% तक कमजोर हो गया है। हम आपकी मदद के लिए एक जानकारी और देना चाहते हैं। सिक्किम और गोवा के बाद दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय भारत के सभी राज्यों से ज्यादा है। दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 4.5 लाख रुपए से अधिक है। पूरे भारत का जो औसत प्रति व्यक्ति आय है, उससे डबल है दिल्ली में। इसके बाद भी दिल्ली की हालत बहुत खराब है, इतनी कि यहां तीन तीन पार्टियां महिलाओं के खाते में पैसे डालने का वादा कर रही हैं। आम आदमी पार्टी 2100 रुपए देने की गारंटी दे रही है, तो कांग्रेस और बीजेपी 2500 रुपए प्रति माह। कभी आपने सोचा कि क्या भारत इतना गरीब है कि सिर्फ 2500 रुपए की गारंटी में वोट मिल सकता है? मोदी सरकार के 10 साल का भारत इस हाल में पहुंचा दिया गया है कि 2500 रुपया देकर कोई भी सरकार बना सकता है। राजधानी दिल्ली के लोगों की आर्थिक हालत यहां तक पहुंच गई है कि उन्हें 2500 का सपना दिखाया जा रहा है। इन आर्थिक नीतियों ने लोगों को इतना गरीब कर दिया है कि खाली जेब में भी 10 का नोट सोने की तरह चमक रहा है। डियर दिनेश, 2500 का यह वादा भारत की दुर्दशा की तस्वीर है। अनीता और मालती, तुम भी सुन लो। विश्वगुरु भारत के कैपिटल सिटी की ये हालत है। दिल्ली की करीब 3 करोड़ आबादी में 71 लाख से अधिक महिला वोटर हैं। कभी आपने सोचा था कि आपकी राजधानी इतनी गरीब है? क्यों सुनाई दे रही है? क्या इसलिए कि मिडिल क्लास का प्यारा शेयर बाजार डूबने लगा है? 4 महीने से अधिक समय से गिरावट के कारण 20 करोड़ निवेशकों के माथे पर शिकन पड़ने लगी है। उनकी कमाई घटती जा रही है, तो टैक्स की दरें कांटे की तरह चुभने लगी हैं।
बाजार में हाहाकार मचा है तो अब नजर सरकार पर पड़ी है कि माई बाप ही टैक्स घटाकर कुछ राहत दे सकते हैं ताकि उनके हाथ में पैसा आए और वे खरीदारी की तरफ लौटें। शहरों में मांग में सुधार की उम्मीद कमजोर पड़ने लगी है। इसे लेकर उद्योग जगत के संगठन सरकार से टैक्स कम करो की गुहार लगाने लगे हैं। 90 घंटा काम करने के बयान पर कितनी बहस हो गई, लेकिन उद्योग टैक्स की दरों को कम करने की बात कर रहा है, उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अखबारों ने भी टैक्स कम करो की मांग को प्रमुखता से पेश नहीं किया है। क्या टैक्स में राहत देकर बाजार में डूब रहे मिडिल क्लास को सरकार राहत दे सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिडिल क्लास के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और इस बार उनके लिए अच्छे दिन का इंतजार और भी लंबा होने वाला है। पीएचडी, चेंबर ऑफ कॉमर्स से लेकर सीआईआई और फिक्की सभी टैक्स में सुधार की मांग कर रहे हैं। पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स की मांग है कि बैंकों में जमा राशि पर जो ब्याज मिलता है उस पर टैक्स की दर घटा दी जाए। एलएलपी कंपनियों पर अधिक से अधिक 25% ही टैक्स लगे और टीडीएस टैक्स की अलग अलग दरों को कम से कम रखा जाए। मिडिल क्लास चुप हो गया है, उसे पैसे का पाला मार गया है। भरोसा नहीं है कि टैक्स चिल्लाने से सरकार इस बजट में कुछ ठोस राहत देगी। इसलिए उद्योग जगत की इस मांग पर चुप्पी छाई हुई है। मिडिल क्लास यानी एम क्लास को पता चल गया था कि कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए उसने अपनी उम्मीदें शेयर बाजार के ऊपर टिका दी। कोविड के बाद से खासकर शेयर बाजार की तरफ पलायन करने लगा। शेयर बाजार में उछाल और स्थिरता का लंबा दौर भी चला, जिसके कारण भरोसा बन गया कि यहां से भरपाई हो जाएगी। इसे देखते हुए शेयर बाजार में करोड़ों की संख्या में नए निवेशक आए, जिन्होंने बैंकों से अपनी जमा पूंजी निकाली और डीमैट अकाउंट खोलना शुरू कर दिया। लेकिन अब तो शेयर बाजार भी गिरने लगा है। जिस रफ्तार से विदेशी निवेशकों ने भारत के बाजार से पैसे निकाले हैं, उससे लगता नहीं कि उनकी यहां बहुत जल्दी वापसी होने वाली है। तो क्या हम 20 करोड़ निवेश नहीं आ रहा है, विश्व गुरु का डंका बज रहा है वगैरह वगैरह बातों के बीच में जब मैं ये खबर सुनाता हूं तो कई लोगों के पेट से अभी कुछ चीजें जुबान तक यात्रा करना शुरू कर चुकी होंगी, दिमाग से भी जुबान तक आ रही होंगी। वो ये कि जरूर कोई जॉर्ज सोरोस का खेल आप बताने वाले हो, क्योंकि हर चीज के पीछे आजकल जॉर्ज सोरोस दिखाई देता है। लेकिन ये जो भविष्यवाणी है, ये दुनिया की सबसे क्रेडिबल, सबसे ज्यादा जो टॉप की साख वाली संस्था है, जिनकी भविष्यवाणियों ने दुनिया में तहलके मचाए हैं, उनमें से एक से आई है। संस्था का नाम है यूबीएस और ये विश्व के सबसे प्रतिष्ठित आर्थिक संस्थानों में से एक है। इसका इंटरनेशनल अनुभव, ऐसा नहीं है कि भारत के लिए सलाह दे रही है, और इसकी सलाह डेटा और रिसर्च के आधार पर होती है। ये सलाह ऐसे हवा में नहीं देती है, और इसके पास में हर चीज का एक डेटा होता है जो आपको पेश करती है। और उसने ये कहा है कि भारत में क्रेडिट ग्रोथ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट जैसी ऐसी कमजोरियां हैं जिसको इसने पहचान लिया है। अब आप इसको मैं आगे जाके अपनी, जैसे अपन सरल भाषा में बात करते हैं बैठक में बैठ के, आज मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं। मैं आपसे जब बात करता हूं तो उसको सरल भाषा कैसे करता हूं, ये दूसरे यूट्यूबर्स जो लोग मुझसे पूछते हैं उनके लिए भी है। दरअसल जब मैं बात कर रहा होता हूं तो मेरे दिमाग में मेरा एक हज्जाम है, वो रहता है, और मुझे लगता है कि मैं उसको समझा रहा हूं। अगर उसको समझ में आ गया तो सबको समझ में आ जाएगा। और अभी तक मेरा ये प्रयोग बड़ा सफल रहा है। कभी कभी मैं एक छोटे बच्चे की कल्पना करता हूं तो इससे ये लगता है कि भारत में 360 डिग्री लोगों को समझ में आ जाएगा। जो अर्थव्यवस्था समझते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि भाई मैं सरल तरीके से समझा रहा हूं। खैर, उसने ये कहा है कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उस पर असर है, भविष्य की चुनौतियों का आकलन किया है और पिछले अनुभवों के आधार पर उसने ये भविष्यवाणी की है। ये सारी बातों को मैं सरल भाषा में समझाऊंगा। अब आप कहेंगे ये यूबीएस होगा कोई सोरोस कांड, इसके पीछे भी कोई ना कोई होगा। जल्द ही $1 की कीमत 100 रुपीज हो सकती है। रूपी इज फॉलिंग, रूपी सस्ता हो रहा है और डॉलर महंगा। The Indian rupee hits a record low of 84.7 against the US dollar. The Indian rupee hit an all-time low against the US dollar. Rupee is on a free fall against the mighty dollar. The dollar could go to 114. The withdrawals from foreign investors have hit the currency.
leaving the Indian rupee weaker and the US dollar stronger. वेट आरबीआई इस प्रॉब्लम को एक झटके में सॉल्व कर सकती है, $1 को ₹1 भी बना सकती है। ये 100% पॉसिबल है, लेकिन क्या हमें ये करना चाहिए? क्या ये हमारे फायदे में होगा या इससे हमारा नुकसान ही होगा? चलिए समझते हैं कि रूपी की गिरते हुए प्राइस को संवारने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। सिर्फ नेगेटिव बातों पर वीडियोस बनाकर व्यूज बटोरना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसीलिए हर वीडियो के एंड में हम सोल्यूशन भी डिस्कस करते हैं। अगर आप भी एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट से भारत की ओर देखना चाहते हैं तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। आप में से 70% लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन किसी वजह से सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। अगर आप हमें इस नए साल एक छोटा सा मोटिवेशन देना चाहते हैं तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, मागा का इम्पैक्ट। डॉलर महंगा क्यों हो रहा है? कॉम्प्लेक्स सवालों के जवाब अक्सर आसान होते हैं। डॉलर महंगा हो रहा है क्योंकि लोगों को डॉलर चाहिए। That's it। ये चार्ट देखिए, 54% एक्सपोर्ट इनवॉइसिंग डॉलर में होती है, 58% ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व्स डॉलर्स में ही है, 88% फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शंस में डॉलर इस्तेमाल होता है। डॉलर महंगा होता है क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ती है, और डॉलर की डिमांड बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तब से डॉलर के प्राइसेस बढ़े हैं। क्यों? मागा की वजह से, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस पॉलिसी की वजह से सिर्फ रूपी ही नहीं कई सारी करेंसीज पर इम्पैक्ट हुआ है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बढ़े, इनकम टैक्स कम हो और फॉरेन वर्कर्स को नहीं लोकल्स को जॉब्स मिले। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अमेरिका में आए, अमेरिका में पैसे लगाएं और अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदें, जिससे अमेरिका में जॉब्स बढ़ें, अमेरिका की इकोनॉमी बेहतर हो और अमेरिकन ट्रेड बढ़े। साथ ही साथ वो चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स पर बहुत हाई टैरिफ्स लगाने वाले हैं, और वो भी कितना पता है? 60% से लेकर 100% तक। The higher the tariff, the more likely it is that the company will come into the United States and build a factory in the United States so it doesn't have to pay the tariff. यहाँ फोकस उनकी लास्ट बात पर कीजिए, कंपनीज अमेरिका में आएंगी। मागा की वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अमेरिका में बढ़ेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन बाकी देशों में कम जरूर होगा। आप ही सोचिए, अगर वो अमेरिका में फैक्ट्री लगा सकते हैं तो बाकी किसी देश में फैक्ट्री क्यों लगाएंगे? चलिए डेटा देखते हैं। किसी भी सेक्टर में देखो तो दुनिया भर की 40 राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है, और इसके साथ ही भारतीय बाजार के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ये भारतीय बाजार के बुरे दिन क्यों शुरू हुए हैं, इनके आने के बाद क्या हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट आज समझाने वाला हूं। सिर्फ भारत ही नहीं, कई सारे और भी देशों की हालत खराब है इनके आने के बाद। क्या है मुद्दा, क्या है, क्यों खराब हुआ है, वो सब समझाऊंगा। ये लिखते भी है अमेरिका इज बैक, जैसे अमेरिका कहीं चला गया होगा। ठीक है, क्या मुद्दा है समझाता हूं डिटेल में, फिर से खत्म होगी। तो चाचा के आने के बाद गड़बड़ी बढ़ गई है, कैसे समझेंगे अभी। ठीक है, कुछ न्यूज की हेडलाइन दिखा देता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। 100% टैरिफ लगाने का मतलब थोड़ा समझा देता हूं। होगा क्या, अभी जो भारत से माल यूएस में जा रहा है वो अगर वहां 100 रुपए का बिक रहा है तो 100% टैरिफ लगने का मतलब वो 200 का बिकेगा। यानी कि वो माल महंगा होने की वजह से यूएस में हमारे प्रोडक्ट की सेल गिरेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, हमारा रेवेन्यू घटेगा, हमारे पास पैसे कम होंगे तो देश चलाने के लिए जितना खर्चा है वो कहां से होगा, मतलब इकोनॉमी क्रैश होने का खतरा है अगर ऐसा हुआ तो। अच्छा, कितना बड़ा नंबर है ये, 1-2 हजार या लाख रुपए करोड़ रुपए में नहीं होता है, ये नंबर बहुत बड़ा है जो भारत माल बेचता है वहां पर। कितना बड़ा भी समझाऊंगा। चीन को धमकी क्या मिली है? चीन को धमकी मिली है कनाडा मैक्सिको पर टैरिफ का बम तो गिर चुका है, यहां धमकी नहीं है, गिरा दिया है। वो टैरिफ का बम क्या है समझाऊंगा। ट्रंप के पहले कदम से हिल गया है भारतीय बाजार, अफरा तफरी तो मच गई है भैया। निफ्टी 1.5% आज गिर गया है, 300 पॉइंट के आसपास लगभग निफ्टी गिरा है, और बाकी इंडेक्सेस आप देखो, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी सब 1 से 1.5% के आसपास गिरे हैं। और आप निफ्टी वो कहाँ गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि टॉप की 50 कंपनियों के बाद जो 50 कंपनियां हैं वो वाला इंडेक्स देखो तो ये तो 2.5% टूटा है। हालांकि डाउ जोन्स पॉजिटिव में है। आप अगर ये ढंग से देखें तो यहाँ पर मिडिल फिंगर का भी वो बन रहा है। अब मिडिल फिंगर का मतलब मेरे से मत पूछना, वो आप देखो। ट्रंप चाचा है ना भैया, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब ट्रंप की दादागिरी, ये जरा फेस देखिए इनका, कितना एटीट्यूड है इस फेस में। यही एटीट्यूड इन्होंने शपथ लेते वक्त दुनिया को दिखाया है।
अब ये एटीट्यूड क्यों है, ये गुस्सा क्यों है, ये दुनिया से बदला लेने का या उनको नुकसान पहुंचाने का मनसा क्यों है, इनका रियल कंसर्न क्या है, जरा ये समझते हैं। देखो, ये कहते हैं कि अमेरिका दुनिया का राजा है और ये राजा ही बने रहना चाहते हैं। अब इनकी राजा में यानी कि बादशाहत में अगर कोई कुछ गड़बड़ी करेगा उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। और ठीक है, ये कह रहा है कि मैं अमीर आदमी हूं, पैसा वाला हूं, मतलब बीइंग एन अमेरिकन प्रेसिडेंट मैं पैसा वाला हूं, अमीर आदमी हूं दूसरों के सामने। लेकिन मेरे अमीरी की वजह से कुछ लोग मुझे लूट रहे हैं, कुछ लोग मेरा पैसा गलत तरीके से निकलवा रहे हैं, उन देशों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, उनमें कौन से देश शामिल हैं? उन देशों में शामिल हैं ब्रिक्स, मतलब इंडिया, चाइना, मेक्सिको, सॉरी ब्रिक्स की बात मैं बाद में करूंगा। फिलहाल जो इनका कंसर्न है, इनका 3 देशों के लिए कंसर्न है, चाइना, मेक्सिको, कनाडा के लिए। क्यों कंसर्न है? ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा माल जब मेरे देश में आता है तो मैं ज्यादा कुछ खास टैरिफ नहीं लगाता, लेकिन मेरा माल जब तुम्हारे देश में जा रहा है तो तुम भयंकर भयंकर टैरिफ लगा दे रहे हो यार। कई सारा माल डबल करके बेच रहे हो। जैसे हमारे यहाँ पे यूएस का हार्ली डेविडसन आता है तो बहुत महंगा बिकता है, वो टैरिफ लगने की वजह से, टैक्स लगने की वजह से आईफोन की प्राइस लगभग डबल हो जाती है। तो इनका कंसर्न यही है कि सिर्फ अकेला इंडिया नहीं, चाइना भी यही कर रहा है, मेक्सिको भी यही कर रहा है, कनाडा भी यही कर रहा है। तो तुम लोग जो ये नौटंकीबाजी कर रहे हो ना, मेरा रेवेन्यू घट रहा है ना तुम लोगों के ये टैरिफ नाटक की वजह से, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अब इनके धमकी देने की मनसा ये है 100% टैरिफ लगा दूंगा या इतना लगा दूंगा, ये कर दूंगा। मनसा ये है कि तुम लोग भैया टैरिफ कम करो मेरे माल पर ताकि मेरा रेवेन्यू बढ़े, और अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे माल पर मैं तो 100% टैरिफ लगाऊंगा इधर, फिर बेच लेना अपना माल यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, चाइना और भारत एक ऐसा देश है जिसका सबसे ज्यादा धंधा यूएस से आता है। हम जो माल बनाते हैं सबसे ज्यादा माल हम यूएस को बेचते हैं, चाइना सबसे ज्यादा माल यूएस को बेचता है। यूएस कहता है कि चाइना को तो मैंने खड़ा किया है। खड़ा क्यों किया है? चाइना की इकोनॉमी जब खराब थी भैया, उसका सबसे ज्यादा इंपोर्टर मैं हूं, सबसे ज्यादा माल चाइना से मैं खरीदता हूं, और आज चाइना मेरे सामने नाटक कर रहा है, मेरे माल पर लगाता है टैरिफ। वो तो तुमको तो मैंने पैदा किया है, तुमको तो मैंने खड़ा किया, तुम मेरे माल पर लगा, तुमको छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है। तो ये इनका ये है। अब देखो होता क्या है, इनको ये भी इंपोर्टर है, ये सबसे बड़े इंपोर्टर है, ये ज्यादातर माल खरीदते हैं दूसरे देशों से, चाइना से, इंडिया से, मेक्सिको से, कनाडा से। ये जो माल बनाते हैं, जो माल बाहर बेचते हैं, वो क्रीम माल होता है, क्रीम प्रोडक्ट होता है। आपने अगर ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये देखिएगा जरूर। ट्रंप की 3 बड़ी धमकी, ट्रंप के बारे में और क्लैरिटी आपको डिटेल मिल जाएगी। 3 दिन में ही 9 लाख व्यूज क्रॉस हो गए, यानी कि 1 मिलियन जा रहा है ये 3 दिन में ही। साथ में ये वाला भी जरूर देखना, क्यों भारतीय बाजार में एफआई का लगातार छोड़ रहे हैं, ये दोनों जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखा तो बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको। अब वापस से मुद्दे पर आता हूं, तो ये है भैया सबसे बड़ा इंपोर्टर। इनको एक्सपोर्टर नहीं बनना, इनको मैन्युफैक्चरर नहीं बनना। अमेरिका कहता है कि मैं छोटी मोटी चीजें नहीं बनाऊंगा, मैं तो क्रीम चीजें बनाऊंगा, वो फाइटर जेट जैसी चीजें बनाऊंगा। छोटी मोटी चीजें तुम लोग बनाओ, तुमसे मैं खरीद लूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं जो माल तुमको दे रहा हूं, मेरे से जो माल तुम खरीद रहे हो, उस पर इतना टैरिफ मत लगाओ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये वीडियो लास्ट तक देखें और सुने। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय।